बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 8.5 को कवर करेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। दोस्तों अगर आपको याद हो तो प्रीवियस के अंदर मैंने आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट जो है वो दे दिया था। लेक्चर नंबर 32 के लास्ट में मैंने आपको कंप्लीट ये कंसेप्ट दे दिया था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये मैंने आपको कल इसका कंसेप्ट दे दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है, व्हाट इज़ फ्री ट्री। ये फ्री ट्री कौन सा होता है, मतलब किस ट्री को हम फ्री ट्री कहते हैं। दोस्तों एक ऐसा ट्री जिसके अंदर आपको कोई भी सोर्स गिवन ना हो। सोर्स समझते हो ना, सोर्स कहते हैं मतलब वो जगह जहाँ से आपने विजिटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे आपको पता है कि हमने प्रीवियस जितने भी हमने एल्गोरिदम्स किए हैं, जितने भी ग्राफ्स किए हैं, उन ग्राफ्स के अंदर हमें सर ने स्पेसिफिक बताया हुआ था कि आपका सोर्स ये है, यानी आपने इस वर्टेक्स से विजिटिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों अगर आपके ग्राफ के अंदर किसी भी स्पेसिफिक वर्टेक्स से आपको ये ना कहा गया हो कि आपने इस वर्टेक्स से स्पेसिफिक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ फ्री ट्री। क्या मतलब इसमें आप जिस वर्टेक्स से चाहो स्टार्ट कर सकते हो। आप B से स्टार्ट कर सकते हो, आप E से स्टार्ट करो, आप G से मतलब जहाँ से आप चाहते हो आप स्टार्ट कर सको। तो ऐसा ग्राफ या ऐसा ट्री जिसके अंदर हम किसी भी वर्टेक्स से विजिटिंग स्टार्ट कर सकें, किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स हमें गिवन ना हो स्टार्टिंग करने के लिए, उसे हम कहते हैं फ्री ट्री। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है टॉपिक नंबर 8.5.1 कंप्यूटिंग MST मीन मिनिमम स्पैनिंग ट्री जेनेरिक अप्रोच। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने नहीं करना, ये आपने ये टॉपिक नहीं करना, इसको टॉपिक छोड़ दें, ये वाला टॉपिक छोड़ दें। आगे ये भी बेसिकली वही है, ग्रिडी MST, इसको भी नहीं करना, ये भी आप छोड़ दें। ठीक है, ये आपके ना तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ना ही दोस्तों ये आपके कंसेप्ट के लिहाज से, मतलब जर्नल अगर आप किसी जगह पे एज ए लेक्चरर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपने छोड़ देना। तो बेसिकली आपने कहाँ से छोड़ना है, ये वाला छोड़ देना लेक्चर बेसिकली पेज नंबर ये फ्री ट्री के बाद, जहाँ से मैं ये आपको फ्री ट्री समझाया, इसके बाद ये आपने सारा छोड़ देना है। टॉपिक नंबर ये जो 8.5.1 है ना, ये आपने ये छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये 8.5.2 है, ये भी छोड़ देना सारा। ठीक है, इसको भी आपने स्किप कर देना, ये भी आपने नहीं करना, ये भी आपके किसी लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा छोड़ देना आपने। उसके बाद आपने दोस्तों आ जाना इस टॉपिक पे जिसका नाम है 8.5.3, ये आपने करना है। तो यही आज की अपनी वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाना है, ये क्रुस्कुल एल्गोरिदम क्या होता है। दोस्तों ये जो क्रुस्कुल एल्गोरिदम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ये आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं, इसमें से आपकी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके ऊपर क्रुस्कुल एल्गोरिदम अप्लाई करके दिखाओ। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आपके एग्जाम के से हटकर भी अगर आप किसी जगह पे एज ए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एज ए लेक्चरर जाते हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज के अंदर जो है एज ए DS डाटा वो वाले DSA मतलब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के तौर पर एज ए लेक्चरर जाते हो, तो वहाँ पर ये क्रुस्कुल एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहाँ पर करवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। तो डेफिनेशन सबसे पहले इस एल्गोरिदम का नाम क्रुस्कुल एल्गोरिदम है, इसकी डेफिनेशन ये इतनी है। तो डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर, ये क्रुस्कुल एल्गोरिदम से लेकर आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है, यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए आप इसको समझा देता हूँ। पहले आपको ये कहना क्या चाह रहा है, कहता है क्रुस्कुल एल्गोरिदम वर्क्स बाय एडिंग एजिज। मतलब कहता है क्रुस्कुल एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हम अपने जो एजिज होते हैं ना, उनके वेट को ऐड करते हैं। वेट कौन सा, मतलब जो उनके ऊपर हर एज के ऊपर आपके वेट लगा होता है ना। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था वेटेड, जिसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। जैसे देखो ये एक एज है, इसके ऊपर देखो वो वेट लगा हुआ है 8। ऐसे ये एक एज है, इसके ऊपर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा ये देखें, ये एक एज है, इसके ऊपर वेट लगा हुआ 5, ये 10, वेट लगा हुआ 2। तो मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आपके हर एज के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू यानी एक स्पेसिफिक वेट लगा होता है, इसको हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। ठीक है, तो इस आपके वेटेड ग्राफ के अंदर ये जो हर एज के ऊपर ये जो वेट लगा हुआ है, तो इसको ऐड करते हैं हम क्रुस्कुल एल्गोरिदम के अंदर। तो यही वो बता रहे हैं, कहते हैं क्रुस्कुल एल्गोरिदम। ओके जी, क्रुस्कुल एल्गोरिदम वर्क्स बाय एडिंग एजिज, के इसमें हम अपने जो एजिज होते हैं उनके वेटेड को, उनके तमाम के तमाम वेट को हम ऐड करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसके अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर दोस्तों क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है, देखो पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, अप टू 1 चलते 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 आगे आप जाओगे। तो मतलब कहने का ये देखो आपने छोटी वैल्यू से शुरू किया और आहिस्ता 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 आप इंक्रीज़ कर रहे हो अपनी वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या मतलब
छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। तो मतलब वो कह रहा है कि जब क्रुस्कुल एल्गोरिदम बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपने जो एजेस होते हैं उनकी वैल्यूज़ को जो है क्या करते हो, ऐड करते हो। ऑफ वेट, अपने एज के ऊपर जो वेट लगा हुआ उसको, मतलब वो कह रहा है जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपने एजेस के वेट को ऐड करते हो तो दोस्तों कहता है ऐसे एल्गोरिदम को हम क्रुस्कुल एल्गोरिदम कहते हैं। इतनी मेन बात की समझ आ गई। चलें, ये मेन बात थी, ये पहली लाइन के अंदर मेन बात समझें, ये पहली लाइन आपकी पूरी डेफिनेशन है। आप यहाँ तक भी इसको लिख सकते हो, लेकिन अच्छी बात है आप थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करो इसको। आगे कहता है इफ़ द नेक्स्ट एज डज नॉट इंड्यूस अ साइकिल अमंग द करंट सेट ऑफ एज, मतलब कहता है जो आपने अभी अभी क्रुस्कुल एल्गोरिदम के अंदर जो सेट बनाया है अपने एजेस का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट बनाते हैं। तो कहता है जो आपने अभी भी अपने डिफरेंट एजेस का जो सेट बनाया है उस सेट के अंदर कहता है अगर आपका साइकिल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, तो कहता है आपने क्या करना है, देन इट इज़ एडिड टू ए, कहता है फिर आपने क्या करना है, उसको ऐड ए में कर देना है। कब, जब आपका साइकिल डज नॉट इंड्यूस अ साइकिल, जब आपका साइकिल ना बन रहा हो, ये बात मैंने साइकिल बन नहीं रहा, मतलब डज नॉट का मतलब होता है नहीं बन रहा। तो मतलब दोबारा बता देता हूँ, कहता है इफ़ द नेक्स्ट एज डज नॉट इंड्यूस अ साइकिल अमंग द करंट सेट ऑफ एज, कहता है जो आपने अपने डिफरेंट एजेस को मिलाकर जो एक सेट जनरेट किया है, एक सेट बनाया है, अगर उस सेट के अंदर साइकिल नहीं बन रहा तो फिर कहता है आपने क्या करना है, आपने उस अपने सेट को पूरे के पूरे सेट को क्या करना है, अपनी एक ए अरे के अंदर ऐड कर देना है, एक लिस्ट के अंदर, ए नाम की लिस्ट के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन आगे इफ़ इट डज, अगर साइकिल पाया जा रहा है, वी स्किप इट एंड कंसीडर द नेक्स्ट इन ऑर्डर, कहता फिर क्या करना है, अगर आपने जो सेट अभी भी बनाया है अपने डिफरेंट एजेस का, कहता अगर उसके अंदर साइकिल बन रहा है, साइकिल क्या हो रहा है, बन रहा है, तो फिर कहता आपने उसको क्या कर देना, स्किप कर देना और आपने उससे आगे वाले ऑर्डर पे जो है मूव कर देना। समझ की बात की। तो यही दोस्तों बस इतनी इसकी मेन डेफिनेशन थी। उसके बाद ये आगे चाहे आप ये इतनी ना करो, आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन कर लो, ये पहली 2.5 लाइन्स, पहली 2 लाइन्स और ये यहाँ तक इन ऑर्डर। तो दोबारा छोटी सी तरतीब के साथ एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली इसका लुब्बिल बाब कहता है क्रुस्कुल एल्गोरिदम एक बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसके अंदर हम अपने तमाम के तमाम एजेस के ऊपर जो वेट लगा होते हैं उन वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पहली बात होगी। दूसरी बात कहता है इफ़ द नेक्स्ट एज डज नॉट इंड्यूस अ साइकिल अमंग द करंट सेट ऑफ एजेस देन इट इज़ एडिड टू ए, कहता फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने जो अपने तमाम के तमाम एजेस का कहता है जो सेट बनाया होता है, अगर उस सेट के अंदर कोई भी साइकिल पाया ना जाए, मतलब साइकिल ना आ रहा हो, साइकिल ना बन रहा हो, तो कहता है अगर साइकिल ना बन रहा हो तो फिर हम अपने उस सेट को अपनी लिस्ट के अंदर, ए नाम की जो लिस्ट है कहता है उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन कहता है अगर हमारे उस सेट के अंदर साइकिल पाया जा रहा हो, मतलब साइकिल आ रहा हो, तो फिर कहता है हम उसको स्किप कर देते हैं, उस सेट को, हम उस सेट को फिर अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते, अपने सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते। सोल्यूशन में इंक्लूड आप तब ही करोगे अपने सेट को जब उसमें साइकिल नहीं होगा, साइकिल नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का बड़ा आपने ख्याल रखना। चलिए ये डेफिनेशन थी दोस्तों 2.5 लाइन की, उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम बेसिकली तीन फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये 3 फंक्शनलिटीज़ के आप नाम याद कर लो, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्रुस्कुल एल्गोरिदम में हम 3 कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला दोस्तों हम करते हैं क्रिएट सेट, कि सबसे पहले हम अपना सेट क्रिएट करते हैं। दूसरा फाइंड सेट, उसके बाद हम अपना सेट जो है फाइंड करते हैं। उसके बाद यूनियन, फिर हमने वो जो सेट फाइंड किए होते हैं उन सब का क्या कर लेते हैं, यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 जो ऑपरेशन है ना, ये जो 3 टास्क हैं, ये तीनों टास्क हम अपने क्रुस्कुल एल्गोरिदम के अंदर परफॉर्म करते हैं। सो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। समझने की बात की। तो ये आपकी डेफिनेशन भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेफिनेशन में इसने ये जो बातें की हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके ये जो 3 पॉइंट है ये आपकी शॉर्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपने कर लेने हैं, तीनों पॉइंट्स। ठीक है जी, ये आपका वर्किंग समझने वर्किंग है। उसके बाद दोस्तों ये सूडो कोड है क्रुस्कुल का, ये सूडो कोड हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका ड्राई रन समझ लेते हैं। तो ये सूडो कोड भी आपने इसका करना है, ठीक है। और लेकिन सूडो कोड करेंगे हम बाद में। उसके बाद ये ड्राई रन अभी हमने समझना है। और ड्राई रन को समझने से पहले मैं एक काम आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट पे ना इसका एनालिसिस भी है। ये आपको शॉर्ट के मतलब एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि बताओ जो क्रुस्कुल एल्गोरिदम है उसका टोटल रनिंग टाइम कितना होता है। तो दोस्तों ये इसका रनिंग टाइम है, कहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें, ये लिखा हुआ कहता है ओवरऑल टाइम ऑफ क्रुस्कुल इज़ ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी इफ़ द ग्राफ इज़ स्पार्स।
कहता है अगर आपका जो ग्राफ है वो स्पार्स हो तो फिर कहता है आपके जो क्रूस्कुलर एल्गोरिथम है उसका फाइनल जो रनिंग टाइम है वो ये आएगा। तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है पेपर के अंदर, तो इसको आप कर लो अच्छे से रेडी। आपने ये बस इतना समझ लेना है कि इसका जो रनिंग टाइम है टोटल वो ये आएगा। और कब बोला, जब ग्राफ आपका स्पार्स ग्राफ हो। अब ये स्पार्स ग्राफ क्या है दोस्तों, स्पार्स ग्राफ बेसिकली ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपके जो नंबर ऑफ एजेस है ना, जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस से कम होते हैं, बस इतना याद रखो। अब मैक्सिमम एजेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ एजेस किसको कहते हैं, वो आगे बड़ी डीपली बातें हैं, वो इंशाल्लाह अगर कभी टाइम मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि अगर आपको पेपर में आ जाता है कि स्पार्स ग्राफ कौन सा होता है, तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें उसके जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस से। समझ आ गई बात की। तो ये बस इतनी इसकी डेफिनेशन याद रख लें। तो चलें ये हो गया। अब दोस्तों दो चीज़ें रह गई, एक हमारा ये ड्राई रन, हमने तो इस समझना ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्रूस्कुलर एल्गोरिथम, और उसके बाद हमने ये जो ड्राई रन है इसको समझना। तो ड्राई रन बाद में करते हैं, पहले आते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले दोस्तों पेपर में आपको ना इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा, इस तरह से, ये देखो दिस इज़ अ ग्राफ, ये ग्राफ है, इस तरह से आपको पेपर में ग्राफ दिया जाएगा और आपने इसके ऊपर क्रूस्कुलर एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करना है। चलें जी, सबसे पहला सुन ले ज़रा गौर से बात, उसने क्या कहा था भला, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने चलना है और अपने ग्राफ में मौजूद तमाम के तमाम एजेस को 1 बाय 1 फैच करते रहना है। तो बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद लास्ट में जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, बड़ा इजी वे से समझाऊंगा, आपने गौर से इस कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्रूस्कुलर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से भी और आपके वैसे जनरल कंसेप्ट के लिहाज से भी। तो दोस्तों ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ के अंदर ये आपके पास डिफरेंट एजेस हैं। ये देखो, ये पहला एज है जिसके ऊपर वेट 8 लगा हुआ है, ये एक एज है जिसके ऊपर वेट 5 है, फिर ये 10 है, फिर 2 है, 3 है, 12 है, 13 है, 16 है, ये 26 है, ये 2 नहीं है, ये दोस्तों ये वेट है 26, ठीक है। उसके बाद 14 है, 4 है और ये 18 है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, उसने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला एज ढूंढना है। तो मुझे ये बताएं आपके इस पूरे के पूरे होल ग्राफ के अंदर वो कौन सा ऐसा एज है जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब जिसका वेट सबसे थोड़ा है, सबसे कम है। तो दोस्तों ये देखो, अगर आप इस पूरे ग्राफ के अंदर देखो तो आपके इन तमाम एजेस के अंदर सबसे कम वेट इसका, ये देखो ये 2 से यहाँ पे लेस कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 से नीचे 1 होता तो 1 यहाँ पे कुछ किसी के पास भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसके पास है, इस वाले एज के पास। तो दोस्तों जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट वेट होना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, आपने उस वाले एज को ऐसे हाईलाइट कर लेना कि ये मेरे पास क्या जी, मुझे पहला एज मिल गया जिसकी सबसे वैल्यू जो है क्या जी स्मॉलेस्ट है। तो इसको हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट करने के बाद क्या करना है, इसको इस वैल्यू को ऐसे आपने अपनी आसानी के लिए ऐसे रिमूव कर दो। रिमूव करने का मतलब क्या कि मैंने इसको विजिट कर लिया, मतलब इस एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन ख्याल रहे कि जिस एज को अभी अभी आपने हाईलाइट किया ना, वो एज साइकिल ना बना रहा हो, क्या ना बना रहा हो, साइकिल। क्योंकि सर ने अभी भी ऊपर डेफिनेशन में क्या बताया कि जनाब आपने सिर्फ वही एज यानी वही सेट लेना है जो सेट आपका साइकिल ना बना रहा हो। अगर आपका दोस्तों कोई आपका एज साइकिल बना रहा होगा तो आपने उस एज को जो है वो सिलेक्ट नहीं करना। जैसे देखो यहाँ पे देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो सर ने भी ऐसे सर कह रहे हैं बी से डी के हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ देखो वैल्यू सर ने रिमूव कर दिया आपकी आसानी के लिए कि आपको पता चल जाएगा ये हमने एक काम सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों जब हमने 2 सेट कर 2 जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। अब 2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद होता है 3। तो ढूंढें कि आपके पास यहाँ पे पूरे ग्राफ के अंदर किसी एज के ऊपर 3 वेट लगा हुआ है। यस, ये देखें ये 3 है। तो अब ये 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब ये वाला पाथ हम चूज़ करेंगे। अब तो इसको हमने ऐसे हाईलाइट कर लिया, लो जी हाईलाइट कर दिया। अब इस 3 को भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। साथ से दोस्तों जैसे ही आपने लगा लेना, साथ साथ आपने चेक भी करना है क्या ये आपका कोई साइकिल तो नहीं बना रहा। नहीं, साइकिल नहीं बना रहा, क्योंकि देखो अगर मैं बी से डी पे आऊँ और डी से ई पे जाऊँ तो ई से आगे देखो कोई रास्ता नहीं है बी पे जब वापस जाने के लिए। तो साइकिल बेसिकली क्या होता है दोस्तों, साइकिल ये होता है कि आप जिस नोड से आपने स्टार्ट किया है घूम के आप अगर उसी नोड पर वापस आ जाओ। तो देखो मैं अगर बी से स्टार्ट करूँ तो मैं बी से डी पे आया, डी से मैं ई पे आ गया, लेकिन ई से आगे कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब आप सोचोगे अभी देखो ये 2 रास्ते हैं सही, लेकिन दोस्तों अभी मैंने मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ हाईलाइटेड पाथ की, कि जो मैंने अभी पाथ हाईलाइट किया उसके अंदर बेसिकली आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है। तो अगर मैं बी से हाईलाइटेड पाथ को फॉलो करूँ तो देखो बी से मैं डी पे आया, हाईलाइट हुआ है, ये देखो ये ब्लू कलर के साथ हाईलाइट हुआ है। उसके बाद डी से मैं आ गया ई पे, ये भी हाईलाइट हुआ है, लेकिन ई से आगे कोई भी हाईलाइटेड पाथ नहीं है। सो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। चलें जी, हमने 2 पाथ सेलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब बाकी जो वैल्यू रिमेनिंग बच गई हैं उसमें से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। अब देखें अभी हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, 3 के बाद चेक करें 4, 3 से आगे वैल्यू क्या होती है 4। तो अब देखें क्या आपके इस पूरे ग्राफ में 4 वाली कोई वैल्यू है, या आप ऐसे भी इस कंसेप्ट को याद रख सकते हो कि अब आपने जो मतलब अपना ग्राफ मतलब
सेट कर लिया वैल्यू। उसके बाद देखें जो बाकी रिमेनिंग मतलब एजेस बच गए हैं, उन रिमेनिंग एजेस में सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसके पास है, तो ये देखो 4 यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है। अब तो हमने क्या किया 4 को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने देखें ऐसे 4 को क्या कर दिया मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जैसे 4 को सेलेक्ट किया, अब 4 को भी डिलीट कर दिया यहाँ से, मतलब 4 को मैंने रिमूव कर दिया। अब जो बाकी रिमेनिंग बच गई हैं एजेस, उसमें देखें अब 4 से बड़ी वैल्यू किसके पास थी, तो अभी भी मैंने 4 सेलेक्ट किया। 4 से बड़ी वैल्यू होती है 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम चलें तो 4 के बाद आता है 5। तो यहाँ पे देखें ये 5 पड़ा हुआ है, तो मतलब इस एज को अब मैं हाईलाइट करूँगा। तो इस एज को देखें मैं हाईलाइट करने के लिए ये देखें मैंने इसको हाईलाइट ऐसे कर दिया। चलें, तो ये देखो मैंने ऐसे कर दिया इसको हाईलाइट, जैसे हाईलाइट किया तो ये 5 मैंने यहाँ से क्या कर दिया रिमूव कर दिया। उसके बाद अब 5 के बाद क्या था 6, तो 6 वाला कोई एज है यहाँ पे नहीं, 6 वाला यहाँ पे दोस्तों कोई एज नहीं है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे किसी भी एज के ऊपर 6 वैल्यू नहीं लगी हुई, ठीक है। 6 के बाद आता है 7 वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है। देन उसके बाद 7 के बाद आता है 8, तो यस 8 वाला ये देखो ये पड़ा हुआ है। अब 1 मिनट में ये जो टिक लगाया था ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके जी, चलें जी, देखो 8 वाला ये मिल गया। अब दोस्तों अगर मैं 8 वाला जैसे मुझे मिला तो इसको मैंने क्या कर दिया हाईलाइट कर लिया ऐसे, तो ऐसे मैंने कर दिया हाईलाइट इसको, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। लेकिन जैसे मैंने अभी भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही आपने किसी को हाईलाइट करना है तो फ़ौरन से आपने ये चेक करना है क्या यहाँ पे कोई साइकिल तो नहीं बन रहा, तो बन रहा है। कैसे बोला, ये देखो अगर मान लो आप ए से स्टार्ट करो तो ए से आप हाईलाइटेड पाथ को देखना आपने, सिर्फ हाईलाइटेड पाथ को। देखो अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ तो ए से देखो मैं आया बी पे, बी से मैं आया डी पे, डी से मैं आया ई पे, ई से वापस देखो ए पे। तो देखो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे घूम के वापस आ गया हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे साइकिल बन गया है। तो उसने क्या कहता पता, जैसे ही साइकिल बने तो फ़ौरन से जो अभी आपने करंटली जो पाथ हाईलाइट किया उसको फ़ौरन से रिमूव कर दो। तो इसका मतलब है ये दोस्तों ये जो 8 वाला पाथ ना ये हमारे लिए नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। सो यही तो आपने करना नहीं है, साइकिल तो आपने बनाना नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसे ही आपने कोई लाइन लगानी है तो अगर आपको वहाँ पे कोई साइकिल बन गया तो आपने फ़ौरन से वो लाइन क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है, ठीक है। मतलब उस पाथ को आपने छोड़ देना, क्योंकि वो आपके लिए पाथ ठीक नहीं है। वो आपका पाथ वो अगर वो पाथ आप सेलेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे साइकिल बन जाएगा। इसलिए अब मैंने वो पाथ छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखें, वो पाथ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि अब आप उसको दोबारा अगेन चेक करोगे, नहीं। उसको आप छोड़ने का मतलब ये है कि अब उसको निगलेक्ट कर दिया, समझने वो अब ख़त्म हो गया, इसलिए आपने उसकी वैल्यू भी रिमूव कर देनी है। अब नेक्स्ट 8 अभी भी सेलेक्ट किया हमने। 8 के बाद दोस्तों हमने देखना 9 यहाँ पे है नहीं, उसके बाद 10 है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 10 कहाँ पे, ये 10 है, तो इसको मैं ऐसे पाथ को सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखो ये मेरे पाथ ऐसे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही पाथ सेलेक्ट किया अब मैं फिर देखूंगा क्या यहाँ पे कोई साइकिल बन रहा है, यस बन रहा है, ये देखें ये बन गया। अगर दोस्तों मैं 10 को ऐसे हाईलाइट कर दूँ, इस पाथ को सिलेक्ट करूँ, तो देखो यहाँ पे साइकिल बन गया। कैसे वाला, देखो अगर मैं बी के लिहाज से चलूँ तो बी से मैं सी डी पे, डी से ई पे, ई से ये देखो वापस बी पे, बी से फिर डी पे, डी से ई पे, ई पे फिर बी से बी पे। तो देखो ये साइकिल बन गया। जैसे साइकिल बन गया इसका मतलब हमारा काम फिर ख़राब हो गया। तो जैसे ही ख़राब हुआ काम तो आपने फ़ौरन से क्या करना है, जो अभी आपने करंटली अपना ये पाथ सेलेक्ट किया था उसको रिमूव कर दो फ़ौरन से। लेकिन हाँ उसकी वैल्यू आपने डिलीट अप कर दें, क्योंकि हमने ये चेक कर दिया कि इसको हमने सेलेक्ट तो नहीं लेकिन करना, लेकिन हाँ क्योंकि हमने दोस्तों उसको एल्गोरिथम में ना 2 चीज़ें बतानी होती हैं। फाइनली हमने 2 चीज़ें बेसिकली फाइंड करनी होती हैं। एक वो कि हमारा पाथ कौन सा है, मतलब हाईलाइटेड पाथ कौन सा है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन सी जो है वो साइक्लिक जो है वो एजेस हैं कि जिनकी वजह से साइकिल बनेगा। तो यहाँ पे देखो 8 वाला भी साइकिल एज था, उसको भी हमने नोट कर लिया, और यहाँ पे 10 वाला भी साइकिल एज था, इसको भी नोट कर लिया। दोस्तों जो साइकिल जिस एज की वजह से साइकिल बन रहा है उसको हम कहते हैं अनसेफ एज। तो ये बेसिकली ये जो 8 वाला एज था ये भी अनसेफ एज है, और ये जो 10 वाला ये भी अनसेफ एज है। समझ लगी बात की। चलें जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या जी, उसके बाद रिमेनिंग जो वैल्यूज़ बच गई हैं ये है जी 18, 12, 13, 16, 14 एंड 26। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, ये देखें 12 है। तो 12 से अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूँ, मतलब ये वाला पाथ सेलेक्ट करूँ, तो क्या यहाँ पे कोई साइकिल बन रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो कोई साइकिल नहीं है, चाहे चेक कर लो आप इस पूरे ये जो आपके हाईलाइटेड पाथ हैं इनके अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 12 के बाद दोस्तों नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आती है 14। तो अगर दोस्तों ऐसे मैं 14 को सिलेक्ट करूँ, ये देखो 14 को अगर मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूँ तो आप देखो साइकिल बन गया। कैसे बोला, ये देखो अगर आप डी, सी और जी इन तीनों नोड के लिहाज से अगर देखो तो देखो साइकिल बन गया। देखो अगर डी से शुरू किया तो डी से सी पे, सी से जी पे, जी से डी पे, फिर डी से सी पे, सी पे जी पे, सी से जी पे, जी से फिर डी पे। तो देखो साइकिल बन गया। जैसे साइकिल बन गया तो इसका मतलब हमारा काम खराब हो गया। तो हमने अब क्या करेंगे, ये 14 वाला पाथ सेलेक्ट, अभी हमने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया था, ये 14 वाला, तो 14 वाले पाथ को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने वो सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से हमारा क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। लेकिन उसको ऐसे रिमूव ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या जी, ये 14 वाला पाथ क्या है, अनसेफ पाथ है, क्योंकि इसकी वजह से साइकिल बन रहा है। चलें इसको भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अब बाकी रिमेनिंग कौन सी वाली बच गई, 18, 13, 30,
16 और 26। तो यहाँ पे छोटी वाली कौन सी है, ये 16। तो 16 को अब हम हाईलाइट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 16 को मैंने ऐसे कर लिया हाईलाइट। ये लो जी, इस बात को हाईलाइट कर लिया। जैसे हाईलाइट किया तो अब देखें यहाँ पे कोई जनाब हमारे पास कोई साइकिल बन रहा है, नहीं कोई साइकिल नहीं बन रहा। ओके डन डन। उसके बाद 16 से बड़ी वाली कौन सी है, जो मतलब रिमेनिंग यहाँ पे 16 अब रिमूव हो जाएगा क्योंकि 16 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा बाकी अब जो रिमेनिंग वाली बची है वो कौन कौन सी है, एक 18 है, एक 30 है और एक 26 है। तो छोटी वाली कौन सी है इन तीनों में से, 18। तो 18 को हम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने देखो 18 को ऐसे सेलेक्ट किया तो फ़ौरन से देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखो पाथ साइकिल बन गया। साइकिल कैसे बना, ये देखो बी सी, और अगर डी के लिहाज से आप देखो तो यहाँ पे देखो एक साइकिल बन गया। यहाँ से देखो बी से सी पे, सी से डी पे, डी से फिर बी पे, बी से फिर सी पे, सी से डी पे, डी से फिर बी पे। तो यहाँ पे ये साइकिल बन गया। तो जैसे उसने कहा था साइकिल बने तो फ़ौरन से हमने क्या करना, जोन सी अभी अभी आपने करंटली एज सेलेक्ट किया है उसको आपने रिमूव कर देना, लेकिन उस वैल्यू को आपने रिमूव कर देना। ठीक है, उसको रिमूव करने का मतलब क्या है, मतलब उसको उस पाथ को सिलेक्ट नहीं करना। ये अब 18 वाले पाथ को मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये अनसेफ पाथ है, इसकी वजह से साइकिल बन रहा था। चलिए जितना हो गया। उसके बाद बाकी रिमेनिंग वैल्यू कौन कौन सी लगेंगी, सॉरी ये 12 भी रिमूव करना था आपने, क्योंकि ये पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। अच्छा मतलब आपने जिस पाथ को सिलेक्ट करना है उसको भी, उसकी वैल्यू को भी रिमूव कर दें अपनी आसानी के लिए, और जो आपका अनसेफ पाथ है उसको सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन उसकी वैल्यू रिमूव कर देनी है आपने। ओके जी, अब नेक्स्ट दो वैल्यू रही, एक 30 और एक 26। अगर दोस्तों मैं 30 के लिए से चलूँ तो देखो साइकिल बन जाएगा। अगर आप गौर करो देखो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। अगर आप गौर करो यहाँ पे देखो, सॉरी अगर 30 है, सॉरी अभी सेलेक्ट करना नहीं था, अभी तो दो वैल्यू थी ना 30 और 26। तो 26 छोटी है क्योंकि हमने छोटी वैल्यू पहले देखनी होती है ना, तो 26 छोटी है। तो छोटी वैल्यू के अंदर अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से कोई साइकिल मेरे ख्याल से नहीं बन रहा। ये देखो, हाँ यस, कोई साइकिल नहीं बन रहा। अगर आप इसको सेलेक्ट कर भी दो तो कोई साइकिल नहीं बन रहा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अगर क्योंकि ये साइकिल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप ये 30 वाला सेलेक्ट करोगे तो फिर साइकिल बनेगा, ऐसे अभी साइकिल नहीं बन रहा। सो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। मैं उसके बाद ये 26 जो है ये मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्या बच गया 30। अब दोस्तों अगर मैं 30 के ऊपर ऐसे पास सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, बोला यहाँ पे साइकिल बनेगा। कौन सा बोला, दिखा देता हूँ करके। ये देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको सेलेक्ट करूँ, इस 30 को, तो ये साइकिल बन गया। कैसे बोला, डी सी जी और एफ के लिए साइकिल बन गया। देखो आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से फिर अगेन यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर अगेन यहाँ। सो इसलिए 30 वाला हम नहीं बनाएंगे क्योंकि 30 वाला जो पाथ है ये अनसेफ पाथ है, लेकिन हम 30 को क्या कर देंगे, इस तरह से रिमूव कर देंगे। चलें जी, पूरा ट्री विजिट हो गया। यस, तो दोस्तों अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा। ये जो आपने पाथ सेलेक्ट किए हैं ये आपका क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपने बना लिया। मतलब आपने बता दिया है कि अगर ये जो आपने पाथ सेलेक्ट किए हैं, अगर आप इन पाथ को फॉलो करोगे तो बेसिकली आपका ये कम से कम मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, मतलब जिसमें आपको कम से कम कास्ट पे करनी पड़ रही है। और दूसरा आपके इस फाइनल जो आपने ये बेबी ट्री बनाया है, सेलेक्ट मतलब पाथ बनाया है, इस पाथ में अब जो आपने पाथ सेलेक्ट नहीं किए वो क्या है, आपके अनसेफ पाथ हैं जो आपके साइकिल क्रिएट कर रहे थे। तो आप ये भी अब कह सकते हो कि जो पाथ नंबर 8, पाथ नंबर 10, पाथ नंबर 18 और पाथ नंबर 30 और पाथ नंबर और कौन सा, बस ये छः पाथ बनने हैं, 1 2 3 4 5 और एक और 5 और कौन सा जो साइकिल बना रहा है, साइकिल 6 बन गया ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे साइकिल वाला बन रहा है, यहाँ पे साइकिल देखते हैं, बड़ा साइकिल बन रहा है बड़ा। यहाँ पे अगर गौर करें आप तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, यस ये साइकिल बन गया। ये देखो दोस्तों, अगर आप गौर करो देखो, सॉरी गलती हो गई है, ये देखो ये साइकिल बन रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अगर गौर करो देखो E D C G और F, ये देखो ये साइकिल बन गया। ये देखो आपने इसलिए बड़ा केयरफुली आपने लेना, ये साइकिल देखो बन गया। इसका मतलब हम ये F सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये जो F है इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। F को सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे बोला, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से साइकिल, अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा बोला, ये आपका साइकिल बन रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये साइकिल नहीं बनाना हमने, तो इसलिए आपने ये 26 को भी सेलेक्ट नहीं करना, ये भी आपका अनसेफ पाथ है। समझ लगी बात की। चलें जी, तो अब दोस्तों आपका अब ये आपका फाइनल MST मतलब फाइनल जो है ना वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आ गया है। और ये जो आपके 6 पाथ है ना, कौन कौन से, 8 10 18 और उसके बाद 14 30 और 26, ये आपके अनसेफ पाथ हैं। और ये देखो आप सर ने भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही किया। अगर मैं आपको फाइनल सर का स्टेप बताऊं तो ये देखो, ये मैंने आपको बेसिकली सारे वाले पाथ क्यों नहीं दिखाए पहले, क्योंकि मैं चाहता था मैं आपको खुद इस सेल्फ समझाऊं सारा। तो ये देखो सर ने उसको जो पाथ अनसेफ पाथ था उसको सर ने डायरेक्टली लाइन के साथ हाईलाइट कर दिया। आपको अगर मैं फाइनल ट्री सर का दिखाऊँ तो ये देखें, आपका फाइनल सर का फाइनल ट्री आप देख सकते हो। ये देखो, दिस इज़ अ फाइनल ट्री,
ठीक है, ये देख रहे हो। तो जो पाथ ये देखो, ये भी सामने का पाथ, तो यहाँ देखो 8, 10, 18, ये 30 था, ये 14 था और ये 26 था। ये देखो ये सारे 6 पाथ जो है वो अनसेफ पाथ हैं। बाकी देखो मेरी तरह सामने वो पूरा ट्री बना के आपको दिखा। दिस इज़ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ यूजिंग क्रूस्कुल एल्गोरिदम। समझ आ गई बात की। तो ये था दोस्तों क्रूस्कुल एल्गोरिदम। उम्मीद है आपको क्रूस्कुल एल्गोरिदम समझ आई होगी कैसे हमने इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, बड़ा इजी है, सिंपल। छोटी सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे मतलब आपने ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करना है। ठीक है जी। और दूसरा कंसेप्ट कि जब भी किसी आपने पाथ को सिलेक्ट करना है तो फ़ौरन से देखना है कि कोई साइकिल तो नहीं बन रहा। अगर कोई साइकिल बन रहा है तो आपने उस पाथ को सिलेक्ट नहीं करना। अब बात करते हैं दोस्तों इस अपने एल्गोरिदम की। तो सबसे पहले क्रूस्कुल मेरे फंक्शन का नाम है, उसके बाद जी मेरा ग्राफ है इक्वल टू वी ऑफ ई, मतलब मैंने कहा जो मेरा पूरा का पूरा ग्राफ है ना, जिसके अंदर तमाम के तमाम मेरे वर्टिसेस और तमाम के तमाम एजेस, मैंने कहा उस मेरे पूरे के पूरे ग्राफ को एज ए पैरामीटर जो है मेरे इस क्रूस्कुल नाम के फंक्शन को जो है वो पास कर दो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ए नाम की पूरी दोस्तों क्या बना लिया, एक एरे बना लिया, एक लिस्ट बना लिया, जिसके अंदर मैं अपने तमाम के तमाम वो सेट्स जिनको मैंने अभी भी हाईलाइट किया। सेट मीन ये आपका सेट बेसिकली ये ए से बी, ए से ई से डी से बी और डी से सी से, मतलब ये जो आपने हाईलाइट किया पाथ, दिस इज़ द सेट्स। ठीक है, तो आपने ये जो सेट्स हाईलाइट किए हैं इनको अपने इस अरे या अपने इस लिस्ट के अंदर क्या करोगे, स्टोर करोगे। उसके बाद वो कह रहा है फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी, मतलब कह रहा है मेरे जो तमाम के तमाम वर्टिसेस है ना वी, कहता है उन तमाम के तमाम वर्टिसेस को 1 बाय 1 पिक करो और उनको यू का नाम दे दो और जो है उनके लिए एक लूप चला दो। ठीक है, बेसिकली ये एक लूप चलेगी जो क्या करेगी, मेरे तमाम के तमाम वर्टिसेस के लिए जो है रन होगी। ठीक है, और हर वर्टेक्स को पिक करेगी, उसको यू का नाम देगी। उसके बाद डू क्रिएट सेट यू। अब वो कहता है जो आपने अभी जो वर्टेक्स पिक किया जिसको आपने यू का नाम दिया, उसके लिए कहता है क्या बना दो, सबसे पहले उसके लिए एक सेट क्रिएट कर दो। उसके बाद सॉर्ट ई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट डब्ल्यू, कहता है अब आप क्या करो, अपना जो तमाम के तमाम एजेस हैं उनके अंदर जो वेट लगा हुआ है डब्ल्यू के नाम से, कहता है उसके अंदर क्या करो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ चलो, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ चलो। उसके बाद फॉर ईच यू कामा वी इन सॉर्टेड एज लिस्ट, कहता है अब क्या करो, अब वो जो आपने अभी सॉर्टेड एज लिस्ट निकाली है उस अपनी सॉर्टेड एज लिस्ट के अंदर अपने हर जो वर्टिसेस है वर्टस है यू कामा वी वाला, तथा उसके लिए एक लूप चलाओ। और अब उस हर वर्टेक्स के लिए तुमने क्या काम करना है, दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, चेक करना है क्या आपका जो यू वर्टेक्स है क्या वो वी वर्टेक्स के इक्वल नहीं है। कहता है अगर वो वी वर्टेक्स के इक्वल नहीं है तो फिर क्या करो, देन ऐड यू कामा वी टू ए। फिर कहता है क्या करो, उस अपने यू कामा वी वाले वर्टेक्स को अपने जो लिस्ट अब हमने बनाई थी ए नाम से, कहता है उसके अंदर ऐड कर दो। और उसके बाद क्या करो, लास्ट में तीसरा काम क्या करना है, यूनियन यू कामा वी। और फिर कहता है क्या करो, वो जो यू कामा वी वाला जो हमारा वर्टेक्स है उसको क्या कर लो, यूनियन ले लो। और फाइनली हमने फिर क्या किया, जब हमने सारे के सारे काम कंप्लीट कर लिया तो हमारी जो ए नाम की लिस्ट थी उसके अंदर सारे के सारे हमारे सॉर्टेड पाथ आ चुका है, मतलब वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला जो कंप्लीट पाथ था वो आ चुका है। और फाइनली हमने उसको अपनी पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब वापस कर दिया कि ये लो ये जनाब हमारी वो लिस्ट है जिसके अंदर तमाम मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला पाथ्स हैं। तो ये इसका दोस्तों एल्गोरिदम था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से इस पूरे कंसेप्ट की समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ जो है अच्छे से समझा दी कि साइकिल्स क्या होते हैं, और आपको ये एल्गोरिदम समझा दिया आपको सारा, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बता दिया, उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो भी बता दी, ऊपर डेफिनेशन थी वो भी बता दी, और ऊपर इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताया था शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, ये कि हम क्रूस्कुल एल्गोरिदम में तीन काम करते हैं, क्रिएट सेट, फाइंड सेट एंड यूनियन। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।